शून्य आईएएस शून्य आईएएस शून्य आईएएस शून्य आईएएस शून्य 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 आईएएस शून्य आईएएस शून्य आईएएस तो शून्य आईएएस। मैं भी काफ़ी मतलब उतावला था दिल्ली आने के लिए उस टाइम पे। 2-3 दिन में ही मैं और मेरा दोस्त जो था हम दिल्ली पहुंच गए। ओल्ड राजेंद्र नगर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेफिनेटली एक फ़ायदा है कि आप बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं। बट दूसरा यहाँ पे ये भी डिफ़िकल्टी है कि काफ़ी सारे उनमें से बच्चे होंगे कि जिनमें काफ़ी स्ट्रेस होगा, नेगेटिविटी होगी, तो वो डेफिनेटली आप में भी आ सकती है। मम्मी वाला खाना तो वहाँ नहीं बन सकता, आपको छोटे रूम्स में रहना पड़ेगा। जिस दिन हमारा प्रीलिम्स था उस दिन हमने कैब्स बुक करी थी रात को, और हमने सोचा सुबह कैब आएगी। अब बिल्कुल मतलब हम नूब्स की तरह दिल्ली में आ गए थे, तो हमें लगा कि कैब आ जाएगी, हम चले जाएंगे। तो कैब का वेट किया सुबह, कैब्स सारे कैंसिल हो गए। आई थिंक इट वॉज 8 से भी ज़्यादा, तो मेरा सेंटर भी दूर था। तो वो एक ऑटो रिक्शा आ गया, तो मुझे मिल गया वो, और ऑटो रिक्शा में चला गया। वहाँ पे भी देखा कि बच्चे को मतलब सेंटर के सामने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार मुझसे तो ना हो पाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम अहमद भट्ट है और इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मैंने 7वीं रैंक हासिल की है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से करी थी। उसके बाद मैं एनआईटी श्रीनगर में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग परस्यू किया, जो 2019 में ख़त्म हुआ। 2020 में मैंने अपना पहला एग्जामिनेशन लिखा सिविल सर्विसेज का, जिसमें मेरी रैंक थी 225। उसके बेसिस पे मुझे अलॉट हुआ था इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, जिसकी मैं करंटली ट्रेनिंग कर रहा हूँ एनएडीटी नागपुर में। उसके बाद मैंने सोचा कि रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, और सीएसई 2022 में मैंने ट्राई किया, और उसके बेसिस पे मुझे अभी AR7 मिला है, एंड होपफुली मुझे IAS अलॉट होगा। इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा यूपीएससी की रियलिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलूँगा कि मैंने कैसे यूपीएससी में आना शुरू किया था। कॉलेज में मैं जब था तो उस टाइम, उससे पहले आई वॉज लाइक ए डेड फैन ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं इंजीनियरिंग में आया, 1-2 साल इंजीनियरिंग में था मैं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला। तो मैंने जब सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखा, उस सिलेबस देख के मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ थिंग दैट आई वांट टू रीड, दैट आई वांट टू स्टडी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। वहाँ से थोड़ी सी शुरुआत हुई, मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने लगा, और मैं थोड़ी सी बुक्स, बेसिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत देखने लगा था। दिस वॉज अराउंड 2018। अब यहाँ से बात होती है कि मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगा, और उस टाइम के अराउंड 7 सेमेस्टर में वहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो प्लेसमेंट शुरू हो गई थी। बट मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने वाला। तो वो एक डिसीजन था जो कि मतलब हार्ड होता है, बट यू हैव टू टेक इट। अगर आपको सिविल सर्विसेज में या कहीं पे अगर आप चाहते हो कि आप उसी में जाएं, तो फिर उस टाइप के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। सिमिलरली देयर वाज, फॉर एग्जांपल, हमारे कॉलेज में उस टाइम ऐसा हुआ था कि एक फ्री गेट कोचिंग वर्कशॉप हुआ था। तो पूरे 3 महीने ऐसा गेट के लिए जो फ्री कोचिंग होती है वो चली थी। तो उसमें भी मैंने सेम डिसीजन लिया था कि मैं उसमें नहीं बैठूंगा, बिकॉज मेरा ये था कि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो किसी और साइड की तरफ। तो वो एक और डिसीजन था। उसके बाद द थर्ड डिसीजन वाज, फॉर एग्जांपल, कि वहाँ पे जो सारे लोग हमारे कॉलेज में थे, दे वर मोस्टली इनटू गोइंग इनटू प्राइवेट कंपनीज और डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स। तो डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो मैंने उस टाइम सोचा कि नहीं, मैं वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने छोड़ दी थी। ये जो डिसीजंस थे, ये उस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं, बट बिकॉज मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे एक ही चीज़ करनी है, तो थोड़ा सा मैंने उसी पे फोकस किया। वहाँ से जाके मैं दिल्ली आया था। क्या हुआ कि फिर हमारा इंजीनियरिंग का जो बीटेक जो था वो ख़त्म हो गया, फिर मैं घर आ गया था।
तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था, तो ही वॉज ऑलरेडी इन दिल्ली, ही हैड कम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा अंदर से कि यार ये यूपीएससी प्रिपरेशन करने जा रहा है, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। तो मैं भी काफ़ी मतलब उतावला था दिल्ली आने के लिए उस टाइम पे, बट मैं घर वालों को ऑब्वियसली बोल नहीं पाया। बट मेरे जो डैड हैं उन्होंने वहीं से पूछा कि कौन फ़ोन कर रहा था, क्या बोल रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मेरा दोस्त गया है दिल्ली। तो मेरे डैड ने सोचने के बगैर उस टाइम ऐसा बोला कि नहीं तुम भी चले जाओ अगर तुम्हें जाना है तो वो बात मुझे आज भी याद है कि मतलब उस चीज़ की वजह से मुझे कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर आपका फैमिली का सपोर्ट रहता है तो डेफिनेटली आपके लिए तो बात ईजी हो जाता है। वो मेरे साथ भी हुआ। तो फिर लेटर ऑन मैंने अपने डैड से बात की थी आफ्टर डूइंग द एग्ज़ाम। तो वो बोल रहे थे उस टाइम उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कितने पैसे लगते हैं, ऑल दोज थिंग्स, बट उन्होंने हाँ बोल दी बिकॉज वो चाहते थे कि जो मैं करना चाहता हूँ उसमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो। तो वो एक चीज़ रहती है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। और जैसे ही उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ तुम चले जाओ, तो मैं तो बहुत रेडी था। तो मैंने ऐसा किया कि मैं विजन IAS की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे कोचिंग होती है, तो आई डायरेक्टली अप्लाइड फॉर दैट एंड माई डैड गिव मी ऑल द सपोर्ट दैट वाज नीडेड। तो उसमें मैंने कर लिया और 2-3 दिन में ही मैं और मेरा दोस्त जो था हम दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में हमारा ये था कि बिकॉज़ हम मतलब JNK के रिमोट इलाकों से है, तो हमें ऐसा लगा कि दिल्ली में जो प्रिपरेशन होती होगी वहाँ पे कैसे बच्चे होते होंगे। तो जैसे हम क्लासेस में गए थे, पहले 2-3 दिनों में ही ऐसा पता लगने लगा कि नहीं सारे बच्चे मोस्टली सिमिलर लेवल पे ही हैं, उनको जितना पता है हमें भी उतना ही पता है। द ओनली डिफरेंस प्रॉबेबली वॉज दैट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मे बी उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उनको थोड़ा सा एक्सपोजर एग्ज़ाम का ज़्यादा है, तो हम में वो उतना नहीं था। तो मैंने वो देखा, तो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में भी पता चला कि जिन्होंने ऐसे किया था, जो रिमोट इलाकों से आए थे और फिर भी उन्होंने इस एग्ज़ाम में अच्छी खासी रैंक्स लाई थी। तो ये सब जब पता चला तो फिर लगा कि यार चलो अब प्रिपरेशन पे ही फोकस कर लेते हैं। अब प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली चलती रही, बट फिर हमें कुछ चीज़ें और पता चली ORN के बारे में। सो ओल्ड राजेंद्र नगर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक तो आपको डेफिनेटली एक फ़ायदा है कि आप बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, बट दूसरा यहाँ पे ये भी डिफ़िकल्टी है कि काफ़ी सारे उनमें से बच्चे होंगे कि जिनमें काफ़ी स्ट्रेस होगा, नेगेटिविटी होगी, तो वो डेफिनेटली आप में भी आ सकती है। तो अब कॉन्स्टेंटली ये बात भी हो सकती है वहाँ पे कि नहीं ये एग्ज़ाम नहीं होता, तो ये भी एक बात है। और कोई ऐसा भी होगा कि जो कॉन्स्टेंटली बोलेगा कि नहीं ये करना है, वो करना है, तो वो सारी इन्फोडेमिक जो चलती है वहाँ पे सॉर्ट ऑफ UPSC मार्केट में, तो उससे आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो। शून्य IAS शून्य IAS शून्य IAS शून्य IAS शून्य 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 IAS शून्य IAS शून्य IAS तो शून्य IAS। सो मोस्टली मैं अपने रूम में ही रहता था। तो क्या होता था कि मेरे जो दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स जो थे, उनके साथ ही मैं कभी बाहर जाता था, बाकी रूम पे और थोड़ा सा क्लासेस वगैरह में। तो ये मोस्टली रहा। तो मैं उस माहौल में उतना ज़्यादा गया नहीं कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि नहीं मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दैट वाज वन थिंग। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा प्रीलिम्स हो गया और मैं मेन स्टेज पे आ गया। एंड इस टाइम पे कोविड का प्रॉब्लम हुआ था नेशन में। तो सॉर्ट ऑफ उस टाइम आप ना कुक रख सकते हो, इवन आपके पास अगर पैसे हैं, बट आप कुक नहीं रख सकते, आप बाहर के किसी को अंदर आने नहीं दे सकते। तो वो सॉर्ट ऑफ इशू हो गया। तो मेंस में क्या करना पड़ा कि पहली बार मुझे लाइफ में अपनी कुकिंग सीखनी पड़ी। और बेसिकली मतलब उतनी ज़्यादा कुकिंग तो आती नहीं, तो मैंने बेसिक सारी चीज़ें, मतलब बेसिक सी चीज़ें ही सीख ली। हम क्या करते थे, 3 लड़के थे हम, मैं एक दिन कुकिंग किया, फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, तो ऐसे चलता था 3 दिनों के लिए। बट ऑब्वियसली जो आपके घर पे खाना बनता है और जो बनाते हैं जो पहली बार कुकिंग सीख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। तो बट यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट दैट कि जैसा भी है, तो वो मम्मी वाला खाना तो वहाँ नहीं बन सकता। फिर उसके बाद सेकंड थिंग वाज कि वॉशिंग योर ओन क्लोथ्स, यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। तो वो भी मुझे करना पड़ा। और उसके बाद ये हुआ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए थे, तो और मेरा एग्ज़ाम बहुत क्लोज था मेंस का। इट वाज जस्ट आई थिंक
10-15 डेज बिफोर मेंस। तो उस टाइम मुझे अकेले रहना पड़ा, कम्प्लीटली अकेले मैं कुकिंग करता था, अकेले वॉश करता था जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम करी। उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हो। जब आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते हो, आपके पास 15 मिनट है तो आप कुकिंग करने लगे, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है रिलैक्सेशन का। तो थोड़ा सा वो मुझे लगा कि वो इशू हो गया था। बट अब उस टाइम जब आप मेंस में होते हो तो आपका माइंड भी ऐसा होता है कि यार अब जो भी करना है तो वो तो करना ही है, बट डेफिनेटली वो एडेड स्ट्रेस हो जाता है। तो वो एक चीज़ थी। तो अल्टीमेटली इस बात का ये मतलब है कि जब आप दिल्ली आओगे तो उसमें आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के आप दिल्ली आओ डेफिनेटली, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। इसके अलावा देयर विल बी अदर थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको छोटे रूम्स में रहना पड़ेगा बिकॉज स्पेस बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं। आपको रेंट देना पड़ेगा जो कि बहुत हाई भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बाकी लोगों के साथ रहना पड़ेगा, मे बी आपका टेम्परमेंट उनके साथ मिलता नहीं है। तो ये जो बेसिकली ये इश्यूज़ होते हैं मतलब ORN में रहने के। तो मेरा ये था कि बिकॉज मैं दिल्ली में सोचता था कि पता नहीं दिल्ली में क्या चल रहा है, तो मैं दिल्ली आ गया और मुझे पता चला। कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ रहा, उसके बाद कोविड में थोड़े टाइम के लिए घर गया, फिर से आ गया। तो मेरा ये रहा कि हाँ मुझे अब पता था कि यार दिल्ली में जो हो रहा है, मतलब मुझे भी पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कोई ऐसे है नहीं थॉट कि नहीं वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे कम पढ़ाई हो रही है। तो वो वाली चीज़ें बेटर होने लगी कि मैं वो सोचने नहीं लगा। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा चलता है कि दिल्ली में ज़्यादा पढ़ाई हो रही है तो आप एक बार ज़रूर आइए, 1 महीने के लिए ही सही। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा लोगों से मिलके कि वो भी सेम लेवल पे ही हैं जिस लेवल पे आप हैं। बस आपका ये है कि आप सोचते रहते हैं कि दिल्ली में ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो वो अगर आपका है तो आप दिल्ली आइए, अगर नहीं है तो आप मत आइए। यही 2 चीज़ें, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आप कहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं दिल्ली में आया, सबसे पहले 1 महीने के बाद ही अचानक से मुझे फ़ीवर वगैरह अजीब सा लगने लगा और मुझे पता भी नहीं था मतलब ये क्या प्रॉब्लम है। और मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पे पता चला कि चिकन पॉक्स है। अब मुझे चिकन पॉक्स का पता भी नहीं था। मैं इंटरनेट पे गया, सर्च करने लगा कि ये फेटल तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें। बट मुझे पता चला कि कुछ मतलब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। वो वाला जो, लेकिन घर से बाहर जब आप बीमार होते हो तो वो एक चीज़ रहती है कि आपको लगता है कि हाँ आप लोनली हो। बीमारी के बगैर आप फिर भी कोप अप कर सकते हो, बट जब आप बीमार होते हो तो तब पेरेंट्स की याद आती है, सिबलिंग्स की याद आती है। तो वो एक इशू उस टाइम हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब मैंने फ़ोटोज़ खींचे थे, लेटर ऑन मैं देखूंगा कि कैसा फील होता है। अभी मैं रिसेंटली वो फ़ोटोज़ देख रहा था कि उस टाइम कैसी हालत हो गई थी। देन अगेन आई रिमेंबर कि जिस दिन हमारा प्रीलिम्स था उस दिन हमने कैब्स बुक करी थी रात को, और हमने सोचा सुबह कैब आएगी। अब बिल्कुल मतलब हम नूब्स की तरह दिल्ली में आ गए थे, तो हमें लगा कि कैब आ जाएगी, हम चले जाएंगे। तो कैब का वेट किया सुबह, कैब सारे कैंसिल हो गए। और फिर पता चला कि ऑलरेडी बाकी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी लोकल ऑटोज़, रिक्शाज एंड ऑल से बात करके उन्होंने वो कर लिए हैं और हम ही बच गए। तो फिर मेरे 2 दोस्त थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके मिल गया कोई कैब या कोई रिक्शा, फिर मैं ही बच गया। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो स्ट्रेस तो ऑब्वियसली था, बट फिर मैं सोचने लगा कि यार इवन अगर कैब नहीं मिलेगी अभी तो मतलब मुझे जितना करना था उतना तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। आई कैन नॉट टेक एडिशनल स्ट्रेस। मुझे एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, मैं ये चीज़ तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता। और अल्टीमेटली बहुत क्लोज जब टाइम आया था, आई रिमेंबर इट वॉज ऑलरेडी आई थिंक 8 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट आई थिंक इट वॉज 8 से भी ज़्यादा। तो मेरा सेंटर भी दूर था, तो वो एक ऑटो रिक्शा आ गया तो मुझे मिल गया वो, और ऑटो रिक्शा में चला गया। वहाँ पे भी देखा कि बच्चे को मतलब सेंटर के सामने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार मुझसे तो ना हो पाएगा, मेरे पास तो नोटबुक भी नहीं है। तो अंदर जाके फिर लेकिन मैंने कर लिया मतलब एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम मैंने ऐसे किया कि मुझे लगा टेस्ट की तरह लिख लेता हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब एग्ज़ाम लिख लिया, फिर मैं एग्ज़ाम से बाहर आके सोच रहा हूँ, बिकॉज बच्चे सारे डिस्कस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, मैं डायरेक्टली रूम पे चला जाता हूँ। रूम पे चला गया, वहाँ जाके फिर थोड़ी सी कीज़ वीज़ आ गई, मैंने चेक किया तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे। तो उससे मुझे पता चला कि मतलब रेट्रोस्पेक्ट में यह बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर ना लेने की थोड़ी सी मेंटालिटी थी उसने काफ़ी हेल्प किया। बिकॉज मैंने विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि ये होगा आगे जाके वो होगा, वो मैंने सब छोड़ दिया था। मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम पे फोकस कर रहा था जैसे हम टेस्ट में करते हैं नॉर्मली। तो वो मैं बोलूँगा कि वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। शून्य IAS शून्य IAS शून्य IAS शून्य
शून्य शून्य IAS शून्य IAS शून्य IAS तो शून्य आईएएस उसके बाद एक और चीज़ की जो मैंने सेकंड प्रीलिम्स फॉर एग्जांपल लिखा था, उसमें मेरा ये था कि मेरा एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया था। अब सेकंड प्रीलिम्स मैंने ऐसे लिखा, एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद तकरीबन 5-10 दिन प्रीलिम्स था, मैं चला गया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में, मैंने प्रीलिम्स लिख लिया। मैंने सोचा कि ना पढ़ाई करनी, कुछ भी नहीं करना, बस टिक्स मारने। मैंने टिक मार लिए, मैं फेल हो गया। तो ये वाली एक चीज़ भी मुझे याद रही कि ना ओवर कॉन्फिडेंट ना होना भी ठीक है, मतलब नहीं होना चाहिए, और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, और प्रेशर नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। स्पेशली अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप ये भी सोचेंगे कि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी किया है एग्ज़ाम, मतलब वो 3-3 साल से लिख रहे हैं, 4-4 साल से लिख रहे हैं, तो आपका कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी भी टॉप 20 रैंक्स में देखिए, काफ़ी लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम लिखा है। तो वो भी मुझे उस टाइम डाउट था। जब मैं इवन इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा तो मैं अपने मेंटोर से बात कर रहा था, सर अभी यहाँ तक तो पहुँच गया, बट काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम लिखा है 2-3 बार, तो उन्होंने तो अच्छा ही लिखा होगा। ही सर कि अगर ऐसा होता तो फिर सिर्फ जो 6th अटैम्प्ट वाले हैं उन्हीं का होता रहता हमेशा, बट ऐसा तो नहीं होता, फर्स्ट अटैम्प्ट वालों का भी होता है। तो यूपीएससी विल ऑलवेज ट्राई टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। तो वो वाली चीज़ आप हमेशा याद रखिए। ज़्यादा इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको कहीं पे लगता है कि आपने मिस्टेक करी है तो आप उसको नेक्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई टू अमेंड दैट मिस्टेक, ट्राई टू बी बेटर। जो लोग रिमोट एरिया से आते हैं, जो दिल्ली नहीं आ पाएंगे या ना अफोर्ड कर पाएंगे, या ऐसा भी कोई प्रॉब्लम होगा, जिनको लगता है कि वो एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए यही मैसेज है कि मैं खुद मतलब 4 साल पहले मेरे को एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। जब मैं NIT श्रीनगर में था उस टाइम मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड हियर आई एम। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा आप एग्ज़ाम कैसे करोगे, आप ऑनलाइन जाइए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हर किसी चीज़ के लिए, और आप वो सर्च करके एक बार मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ये एग्ज़ाम करना शुरू कर दीजिए। अब 1 साल के बाद सेम बात फिर याद करना कि आपने क्या सोचा था 1 साल पहले, आपको लगेगा कि नहीं 1 साल में जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वो वाली चीज़ मैंने खुद देखी है, और मैं आपको भी बताऊंगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए। अगर आपको एग्ज़ाम करना है, आप घर से करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, और फिर 1 साल बाद अब देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी nice journey in UPSC, I would say, and I hope that most of you, all of you, qualify this exam with a very good rank and you do well in your life. Thanks for watching Delhi Knowledge Track.